तो चलिए हम शुरू करते हैं। 4-5 स्लाइड में सारे कंप्रेसिबल फ्लो के की कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। ऑल्दो ये 100% नहीं होगा पूरा सब्जेक्ट मैटर, बट 90%, 90 to 95% ये सारे कंसेप्ट का रिवीजन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले कंप्रेसिबल फ्लो को समझते हैं। तो कंप्रेसिबल फ्लो को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि कंप्रेसिबल फ्लो, आपको पता ही होगा कि अगर डेंसिटी वेरी करने लगती है, प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है, किसी भी फ्लोइंग फील्ड के अंदर डेंसिटी चेंज होने लगी फ्लूइड की, तो वो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। अब ये कंप्रेसिबल फ्लो को डिफाइन करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो पहली जो चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड की स्पीड, एंड जो दूसरी चीज़ है उसको बोलते हैं हम साउंड की स्पीड। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्लूइड की स्पीड है। अगर एक बार हमको फ्लूइड की स्पीड पता चल जाएगी और उसको अगर हम साउंड की स्पीड से कंपेयर कर पाएंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारा फ्लो कंप्रेसिबल है या नहीं है, या जो डेंसिटी में वेरिएशन है वो कंसिडरेबल है या नहीं है। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो को हमने बोल दिया कि इनका मैंने एक पर्टिकुलर नाम रख दिया, और इस रेशियो को मैंने बोला मैक नंबर। मैक नंबर ये एक्चुअली में शो करता है कि आपकी फ्लूइड की कितनी वेलोसिटी है अपॉन में साउंड की वेलोसिटी कितनी है। इन दोनों वेलोसिटी के रेशियो को हमने मैक नंबर बोला। और जब ये मैक नंबर 0.3 से ज़्यादा हो जाता है, तब डेंसिटी में जो चेंजेस होंगे वो काफ़ी, मतलब कंसिडरेबल होंगे, और ये चैप्टर कंप्रेसिबल फ्लो पूरा का पूरा चैप्टर ही स्टार्ट हो जाएगा, एक नया चैप्टर ही शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहली बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात ये है कि आपको फ्लूइड की स्पीड तो पता होगी। आप अपने फ्लूइड जो भी फ्लो कर रहा है, जैसे एयरक्राफ्ट फ्लो कर रहा है, तो आपको उसमें आप रिलेवेंट इक्विपमेंट लगा के आप उसकी वेलोसिटी मेज़र कर पाओगे। पर साउंड की वेलोसिटी मेज़र करने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है। साउंड की वेलोसिटी मेज़र करने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है। ये डेरिवेशन से पर्टिकुलर फार्मूला आया हुआ है। ये फार्मूला होता है साउंड की वेलोसिटी ए इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। ये पर्टिकुलर चीज़ साउंड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। इससे हम लोग साउंड की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे, अंडर रूट गामा आर टी। समझने लायक है कि हमको इतना समझना पड़ेगा। इसमें जो एक ज़बरदस्त लॉजिक है वो ये समझने लायक है कि जो साउंड की स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, न कि प्रेशर एंड डेंसिटी पे। तो प्रेशर और डेंसिटी साउंड की स्पीड के लिए रिलेवेंट नहीं है। साउंड की स्पीड के लिए प्रेशर एंड डेंसिटी रिलेवेंट नहीं है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलता हूँ इन चीज़ों को। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है साउंड की स्पीड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैक नंबर अगर एक से कम है, अगर ये मैक नंबर एक से कम आया, तो ऐसे फ्लो को हम लोग सब सोनिक फ्लो कहते हैं। मैक नंबर अगर एक से कम है तो ऐसे फ्लो को हम लोग सब सोनिक फ्लो बोलेंगे। सब सोनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर एक के बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे सोनिक फ्लो। और जब मैक नंबर एक से ज़्यादा होता है उसको उसको बोला जाता है सुपरसोनिक फ्लो। सुपरसोनिक फ्लो। आपने मिसाइल का भी नाम सुना होगा, सुपरसोनिक मिसाइल, मतलब एक ऐसी मिसाइल जो साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल करती हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लो। और जब हमारा ये मैक नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेट से 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया, या ग्रेटर ग्रेटर 1 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये एक तरीके का डिवीज़न है जो आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये एक कंसेप्ट हो गया जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे मैं मैक नंबर ग्रेटर देन 5 लिख देता हूँ इन जनरल। ये हाइपरसोनिक फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे स्लाइड पे, जहाँ हम लोग स्टैग्नेशन प्रोसेस की बात करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग अब स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे रिलेवेंट एक दो चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्या होता है, ये जो अब पूरा का पूरा कंप्रेसिबल फ्लो है, इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई भी फ्लो हो रहा है, लेट सपोज मैंने किसी भी पत्थर वगैरह को समुद्र में फेंका है, तो उससे एक वेव बनती है, ठीक है। और वो वेव की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर होती है। और वो वेव आगे आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो आगे आने वाले पार्टिकल्स हैं,
उनको वार्न करता है कि भाई तुम्हारे पीछे से कोई आदमी, कोई मतलब एक डिस्टरबेंस आ रहा है, और वो डिस्टरबेंस पत्थर होता है। ठीक है, तो पत्थर जो आपने स्टोन फेंका, वो एक वेव क्रिएट किया, वो वेव साउंड की स्पीड से चला, और जो आपका पत्थर है, सपोज उसकी स्पीड v है। अगर आपके पत्थर की स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, तो जो आगे आने वाले पार्टिकल्स हैं, उनको पहले ही पता चल जाएगा कि कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो जिसको हम लोग सबसोनिक फ्लो के नाम से जानते हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर। अब देखो, अगर मान लो इसकी स्पीड, इस वेव की स्पीड जो जो कि ए है, उस ए से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट की, जिसको हमने फेंका हुआ है, उसकी स्पीड हो जाए, तो आगे आने वाले पार्टिकल्स को ये पता ही नहीं होगा कि सामने पीछे से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जो फ्लो फील्ड होगी, इस चक्कर में वो एडजस्ट नहीं कर पाती है अपने आप को। अगर आगे कोई मान लो नाव वाला है, तो नाव, अगर कोई सपोज फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज में नाव वाले का नाम ले रहा हूँ, तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि डिस्टरबेंस आ रहा है, और वो सडनली अपना नाव चलाते जा रहा है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपके ट्रैवल की स्पीड साउंड के ट्रैवल की स्पीड से ज़्यादा हो गई है। तो आप सडनली उससे जब कोलाइड करोगे, तो आपका जैसे फ्लो, मान लीजिए सोनिक फ्लो है, सुपरसोनिक फ्लो है, वो सडनली कन्वर्ट होगा। सुपरसोनिक फ्लो सडनली कन्वर्ट होगा, और जब सुपरसोनिक फ्लो सडनली सोनिक फ्लो में कन्वर्ट होगा नाव से टकरा के, तो वो एक तरीके का शॉक क्रिएट कर देता है। तो ये एक तरीके की छोटी सी एनालिसिस हुई, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होगा कि कैसे ये पूरा का पूरा कंप्रेसिबल फ्लो वर्क करता है, और क्या ये पहले ही, मतलब हम लोग जैसे जैसे मैक नंबर 1 के ऊपर जाते हैं, तो वेलोसिटी इतनी तेज़ हो जाती है कि वो वेव से तेज़ ट्रैवल करने लगती है। तो ये एक तरीके की बात हो गई। अब हम लोग दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो, दूसरे स्लाइड में हमने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ पे विचार किया हुआ है। अब ये स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, लेट मी टेल यू। देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा फ्लूइड है, ये फ्लो करते हुए जा रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे वो रुक जा रहा है, मतलब ऐसा सडनली रुक गया, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, एंड जो इसका मान लो एंथैल्पी है वो एच नॉट है। ठीक है, जहाँ पे वो टकराया है वहाँ पे एंथैल्पी एच नॉट है। तो वहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर रिलेशन के थ्रू हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू लिख देंगे कि भाई टोटल एनर्जी जब रुक गया था तो कितनी थी, एच नॉट थी। वी नॉट तो जीरो हो गया, तो इसलिए वी नॉट बाई टू लिखा नहीं है, और टकराने से पहले जब चल रहा था तो उसकी एनर्जी एच नॉट, एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू थी। अब एच को हम लोग सी पी टी बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम टी नॉट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको एक्चुअली में टी नॉट बाई टी का रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है, तो इसके लिए हम टी को इस साइड भेज देते हैं, एंड ए को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ए को हमें पहले ही पता है कि जो ए था वो क्या था। ए की वैल्यू हमारी क्या थी, गामा आर टी था, रूट ओवर गामा आर टी। और सी पी को भी हमें पता है कि सी पी की वैल्यू क्या होती है। तो सी पी की वैल्यू क्या होती है, सी पी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो कि सी पी इज इक्वल टू होता है रूट ओवर आर गामा माइनस वन। ये पर्टिकुलर चीज़ होती है सी पी की वैल्यू। तो इनको जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, तो हमको ये तीन इक्वेशंस मिल जाते हैं। ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन मिलता है, ये फर्स्ट वाला, बाकी के इक्वेशन हमने खुद से बना लिए हैं। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा, और ये इक्वेशन जब एक बार हमारे पास आ जाता है, तो हम पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पुट कर करके ये तीन तरीके के रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। तो ये तीन रिलेशन हमने बना लिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ये पहला इक्वेशन जो कि बहुत खतरनाक इक्वेशन है, बहुत जगह यूज होता है डायरेक्टली, कि भाई स्टैग्नेशन टेम्परेचर बताओ, तो इसके लिए आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज़ कर लोगे। स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन डेंसिटी बताने के लिए हम इन डायरेक्टली इन तीनों रिलेशन को यूज़ करते हैं इन न्यूमेरिकल। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अल्टीमेटली ये तीनों इक्वेशन ही याद रखने हैं। बाकी के डिस्कशन ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जनरल सा ओवरव्यू है कि कैसे ये डेरिवेशन हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा इस डेरिवेशन में। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, मतलब फ्रिक्शनलेस और कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं है, तो जो टी नॉट है, जो ये प्रॉपर्टी है ना, टी नॉट और पी नॉट, डेंसिटी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, ये थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट रहता है। मैं रिपीट करता हूँ, पॉइंट क्या है कि अगर फ्लो आइसेंट्रोपिक है, मतलब फ्रिक्शनलेस और कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं है, तो टी नॉट पी नॉट पूरे पूरे फ्लो में, थ्रू आउट द फ्लो, पूरे फ्लो में या थ्रू आउट द फ्लो में कांस्टेंट रहता है। तो ये अपनी स्टैग्नेशन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। इनमें हमें सिर्फ ये तीन इक्वेशंस अच्छे से याद करने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ये तीन पर्टिकुलर इक्वेशन, टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड डेंसिटी का।
तो ये पर्टिकुलर स्लाइड भी आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन में हम लोग ये सोचेंगे कि हम कैसे ये डिस्क्राइब करेंगे कि 1 मिनट। ये चीज़ हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक तरीके का कन्वर्जिंग पैसेज है, तो ये एक नोजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वेलोसिटी अंत में बढ़ जाएगी ना, वेलोसिटी लास्ट में बढ़ जाती है एरिया घटने से, ठीक है। और इस तरीके का डाइवर्जिंग पैसेज है, अगर ये डाइवर्जिंग पैसेज है तो ये डिफ्यूज़र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये डिफ्यूज़र को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए रूल होता है, और ये चीज़ जो ना ये हमेशा फॉलो नहीं होती है। ये जो चीज़ है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि हम इन जनरल, मैं एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जिंग पैसेज से नोजल को एंड डाइवर्जिंग पैसेज से डिफ्यूज़र को। लेकिन ये तभी सही है जब फ्लो सोनिक होगा। इसको हम अभी देख लेंगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। सोनिक होगा, अगर फ्लो का प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फ्लो की टेंडेंसी चेंज हो गई, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन चेंज होने का मतलब इनमें जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए जो मेजर फार्मूला है वो ये है। ये इस रिलेशन से हम लोग पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। डी ए बाई ए अपॉन में इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन डी वी बाई वी। अब इसमें देखो, अगर सोनिक फ्लो है, मतलब सोनिक फ्लो का मतलब कि भाई आपका जो मैक नंबर है वो 1 से कम है। मैक नंबर अगर 1 से कम है तो एम स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये डी ए अगर कम हो रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे सोनिक फ्लो के लिए जो कन्वर्जिंग पैसेज होगा वो नोजल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पे सीधे सीधे दिखाया गया है। एक कन्वर्जिंग पैसेज नोजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसका मान लीजिए आप एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगी। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, और ये डाइवर्जिंग पैसेज बनेगा। और डाइवर्जिंग पैसेज यहाँ से एक तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये डिफ्यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं सुपरसोनिक फ्लो पे। सुपरसोनिक फ्लो में क्या होगा कि सुपरसोनिक फ्लो में मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता है और एम स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव आ गया। अब अगर आप एरिया बढ़ाओगे, अगर आपने डी ए को बढ़ाया, ठीक है, सॉरी, डी ए को रिड्यूस किया, घटाया, कन्वर्जिंग पैसेज की बात कर रहे हैं, एरिया को हम लगातार घटाते जा रहे हैं, तो इस इक्वेशन के थ्रू ये बात बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रही है कि जो वेलोसिटी होगी वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देखो, अगर आप इस डी ए को रिड्यूस करोगे जो कि इस इक्वेशन में ऊपर है, तो डी वी भी सिमिलरली रिड्यूस होगा जब ये एम स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस बार कन्वर्जिंग पैसेज होने के थ्रू, ये सेम पैसेज है, कन्वर्जिंग ही है, इसमें एरिया हमेशा डिक्रीज करती हुई ही जा रही है। लेकिन एरिया डिक्रीज करने के बावजूद अगर ये फ्लो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक फ्लो है, अगर ये फ्लो सुपरसोनिक है, ये मैक नंबर से 1 से ज़्यादा वाला फ्लो है, तो इसमें इसकी वेलोसिटी भी रिड्यूस होगी अगर आप एरिया को रिड्यूस कर रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उल्टा क्यों हो जाता है। तो ये एक तरीके का एक एनालिसिस हो गई कि क्यों उल्टा हो जाता है। अब सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डाइवर्जिंग में। अगर डाइवर्जिंग होगा तो एरिया बढ़ेगी, और एरिया जब बढ़ेगी तो सेम इक्वेशन से वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इस बार ये नोजल हो जाएगा। डाइवर्जिंग होने के अलावा ये नोजल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है रॉकेट इंजन। आप रॉकेट इंजन को देखोगे तो वो डाइवर्जिंग होता है, स्टिल वो नोजल का काम करता है वहाँ पे। इसलिए वो नोजल का काम कर पाता है क्योंकि फ्लो सोनिक नहीं रहता है, सुपरसोनिक हो जाता है। अब अगर फ्लो सोनिक है, सोनिक फ्लो का मतलब होता है, सोनिक फ्लो का मतलब हो गया कि अगर फ्लो सोनिक है मतलब मैक नंबर 1 है, तो एरिया 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे थ्रोट की कंडीशन आ जाएगी। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप वेलोसिटी थ्रोट पे चले जाते हैं, ये 0 होगा तो इस इक्वेशन से डी वी भी 0 आएगा, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स पे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फैनो फ्लो की, जिसमें फ्रिक्शन के साथ फ्लो होता है तो क्या होता है। तो अगर फ्रिक्शन के साथ फ्लो है, कांस्टेंट एरिया है एंड फ्रिक्शन के साथ फ्लो है, तो सबसोनिक फ्लो बढ़ करके 1 होना चाहेगा। मतलब दोनों जो फ्लो होते हैं वो 1 की तरफ, चोकिंग की तरफ भागते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फ्लो अगर फ्रिक्शन रहेगा तो 1 की तरफ टेंडेंसी होती है फ्लो को अचीव करने की, वो सोनिक फ्लो होना चाहेंगे, चोक की तरफ भागना चाहेंगे। सेम रिलीज में भी होता है कि जब कूलिंग होती है तो एम हमेशा 1 से दूर जाएगा
और जब हीटिंग होगी तो एम हमेशा 1 के पास आएगा। ठीक है, जब हीटिंग होगी तो एम हमेशा 1 के पास आने का कोशिश करेगा। तो ये दो फ्लो को हमने समझ लिया कि जब रेलिक फ्लो में क्या होता है कि फ्लो जब हीटिंग होती है तो फ्लो 1 के पास यानी सोनिक होने की कोशिश करेगा, और जब कूलिंग होगी तो वो 1 से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक तरीके का रियल वर्ल्ड एग्जांपल था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं अगेन मार्क करता हूँ। सबसे पहला और सबसे मेजर इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, जिसके थ्रू हम लोग ये समझ पाते हैं कि फ्लो में किस तरीके का कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होने पे वेलोसिटी का वेरिएशन क्या होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। एंड ये जो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें इन तीन रिलेशन को हमें अपने मन में रखना होगा। पहला एक हम याद कर लेंगे तो बाकी सब तो उसी के डेरिवेटिव से ही बने हैं, उसी के ही फॉर्म से बने हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएंगे। एंड लास्ट वन, कि हमने शुरू में अपने बेसिक कंसेप्ट को सीख लिया था कि भाई मैक नंबर क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, एंड ये फ्लो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक से कम होता है तो सोनिक, एक के बराबर होता है तो सोनिक, देन सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये एक पूरा रिप्रेजेंटेशन या फिर कह सकते हो एक बेसिक सा रिवीजन हो गया होल कंप्रेसिबल फ्लो का।